हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचआरएम का एग्ज़ाम पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो उससे रिलेटेड फाइनली और पूरी तरह से एक वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इससे पहले 2 या 3 वीडियो मैंने अब तक अपलोड किए हैं, लेकिन अब क्या है, समय की उपलब्धता कम होने के कारण इस वीडियो को हम एक तरह से मास्टर वीडियो करेंगे। और इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन हम अपने कवर अप करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो मजदूरी होती है, वेजेस होती है, उसको देने के या उसे भुगतान करने की 2 मेथड हैं, समय अनुसार और एक होता है कार्य अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू वर्क। ये दोनों अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, समय अनुसार कार्य मजदूरी और कार्य अनुसार मजदूरी। इनको हम थोड़ा सा समझेंगे। परिवेदना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेवियंस, ग्रेवियंस को जानेंगे। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद के कारण। तो जो औद्योगिक विवाद यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो ये साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, काफ़ी ज़्यादा समय अपने पास है नहीं, तो उसको देखते हुए बस आपको थोड़ा उनके बारे में समझा दूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रशिक्षण की यानी ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग से मतलब होता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए उपयुक्त योग्यता, यानी कि जो उसकी क्वालिटी होती है, योग्यता और कुशलता, स्किल्ड, दोनों प्राप्त करना। और वो किसके फलस्वरूप प्राप्त कर सकता है? एक व्यक्ति प्रशिक्षित होगा वो जब। देखिए, एक व्यक्ति शिक्षित होना अलग बात होती है, यानी उसके पास एजुकेशन है बट वो ट्रेनिंग उसके पास नहीं है। ठीक, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पर चैनल बना करके पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाने के लिए जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग मैटर करती है। साथ ही साथ जो मुझे पढ़ाने के लिए एडिशनल चीज़ें ज़रूरत हैं, जैसे कि मुझे बोलना आना, कम्युनिकेशन, इसके लिए सब ये इसमें मुझे ट्रेनिंग लेनी होती है। ये ट्रेनिंग लेने का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे शब्दों में डिस्क्राइब करें प्रशिक्षण को, तो ट्रेनिंग से अर्थ है उस शिक्षा दीक्षा से होता है जो उद्योग या कार्य विशेष की आवश्यकताओं से संबंध रखती है और उन्हें करने की कला यानी आर्ट, एक नॉलेज तथा कौशल यानी कि स्किल प्रदान करती है। ठीक है। आपको जो ये है एचआरएम में आपको डेल योडर का नाम याद रखना है। डेल योडर आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। ये एक तरह से एचआरएम के कहना चाहिए हर क्वेश्चन में आपको रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, डेली ऑर्डर। तो इसे याद कर लेना, आप समझ लेना, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव है संस्थागत, यानी कि जो रेगुलर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनकी नॉलेज हो जाना, यानी कि संस्थागत सूचनाओं का ज्ञान होना। सभी स्तरों पर योग्य कर्मचारियों की पूर्ति, यानी कि भाई अगर ट्रेनिंग समय समय पर मिलती रहेगी तो हर स्तर पर जो है कर्मचारियों की जो पूर्ति है सही से होगी। संगठन के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और मनोबल बढ़ेगा, कौशल और उत्पादकता में वृद्धि होगी। परिवर्तन जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन या जिस भी विभाग से, जिस भी व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं, उसमें जितने भी परिवर्तन हो रहे होंगे उनसे रिलेटेड अगर हमें ट्रेनिंग दी जाएगी तो हम उसमें अच्छा करेंगे। ठीक, तो यही सब है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी महत्व क्या है। तो देखिए, प्रशिक्षण का जो आवश्यकता है या महत्व है वो एक कर्मचारी के लिए, जैसे कार्य सीखने में कम समय का लगना, यदि हमें ट्रेंड कर दिया जाएगा, समय पर हमें प्रशिक्षित किया जाएगा तो हमें सीखने में कम समय लगेगा। कर्मचारियों की उत्पादकता यानी कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो उसमें वृद्धि होगी। संगठनात्मक स्थिरता में लोच आएगी, दुर्घटनाओं में कमी होगी। बिल्कुल सही बात है, जब हम ट्रेंड होंगे तो हमसे गलतियां होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। मानव शक्ति की आवश्यकता पूर्ति यानी एचआरएम, ह्यूमन पावर की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति बड़े आराम से हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बिजनेस के लिहाज से हम देखते हैं, मितव्ययिता यानी कि एफिशिएंट, यानी जब हम किसी व्यक्ति को ट्रेन करेंगे तो उसके बाद जो हमारा एडिशनल खर्चा होता है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारे से गलतियां कम होंगी, वेस्टेज कम होगा, तो वेस्टेज से बचने में हमारा फ़ायदा रहेगा। कर्मचारी सहयोग में वृद्धि होगी और उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी। देखिए, प्रशिक्षण के स्तर की बात करते हैं, यानी ट्रेनिंग के जो लेवल हैं वो कौन कौन से लेवल होते हैं। देखिए, ट्रेनिंग दी जाती है कुशल प्रशिक्षित श्रमिकों को,
कुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, अकुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, अर्ध सेमी सेमी स्किल्ड जो होते हैं सेमी स्किल्ड श्रमिक उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रबंध के अधिकारियों जो मैनेजरियल ऑफिसर होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, पर्यवेक्षक यानी कि जो सुपरविजन होते हैं सुपरवाइजर उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, तो इसमें अभी अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग के प्रकार क्या हैं, यानी कि प्रशिक्षण के क्या प्रकार हैं, तो सबसे पहला प्रकार है आपका कार्य कार्य प्रशिक्षण। कार्य प्रशिक्षण। दूसरा है आपका परिचय प्रशिक्षण। ठीक है। तीसरा है आपका पुनराभ्यास। चौथा है आपका पदोन्नति प्रशिक्षण, पदोन्नति यानी कि जो प्रमोशन होते हैं। और एक है सुरक्षा प्रशिक्षण, ये आपको याद रखने हैं। तो जैसे कार्य प्रशिक्षण होता है ये नए और पुराने कर्मचारियों के लिए होता है और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य करने की श्रेष्ठतम प्रणाली को उपलब्ध कराना होता है। अगर हम बात करें परिचय प्रशिक्षण की, तो इसमें यह प्रशिक्षण जो होता है वो कर्मचारियों को उनके चुनाव के बाद संस्था में प्रवेश करने के समय दिया जाता है, यानी कि जब वो शुरुआत में किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं तब दिया जाता है। पुनराभ्यास, ये पुराने जितने भी पुराने कर्मचारी होते हैं उनको रिवीजन के तौर पर कराया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पदोन्नति ऐसे कर्मचारियों की होती है, ये पदोन्नति जो ट्रेनिंग है ऐसे कर्मचारियों की होती है जो अपने काम में अच्छे रहे और उनको अब नया प्रभार, अतिरिक्त जो प्रभार या फिर कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। सुरक्षा प्रशिक्षण में यह महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है जो सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से नए कर्मचारियों को दिया जाता है और ये प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि कर्मचारी मशीन वगैरह पर यानी कि सेफ्टी के रिगार्डिंग जो प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर हम टिके रहेंगे तो गलत होगा। देखिए ये जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समय अनुसार और कार्य अनुसार जो आपकी क्या कहना चाहिए मजदूरी है इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए कार्य, इसमें जो मजदूरी दी जाती है समय अनुसार में वो समय के अनुसार दी जाती है और कार्य अनुसार मजदूरी कार्य के अनुसार दी जाती है। जो समय अनुसार मजदूरी होती है इसमें श्रम संघ का समर्थन करते हैं, यानी कि जो लेबर यूनियन होती है वो उसका समर्थन करती है समय अनुसार मजदूरी का, जबकि कार्य अनुसार जो मजदूरी होती है उसका लेबर विरोध करती है। क्यों? समय अनुसार मजदूरी में एक श्रमिक को समय जितना समय उसने स्पेंड किया है किसी कार्यस्थल पर उसके अनुसार मजदूरी दी जाती है। कार्य अनुसार मजदूरी में उसने क्या काम किया है और कितना काम किया है यानी उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है उसकी मजदूरी। इसलिए लेबर जो यूनियन होती हैं वो कार्य अनुसार मजदूरी को थोड़ा सा डिसलाइक करती हैं। इसमें नौकरी स्थिर व सुरक्षित रहती है, यानी समयानुसार जो मजदूरी होती है उसमें टेंशन नहीं होती है, अपना टाइम पूरा करना होता है, टाइम पूरा करके अपने घर जाओ और इसमें आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहती है जबकि कार्य अनुसार मजदूरी में आपको काम करके दिखाना पड़ता है, यानी आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं बैठता है तो आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है। यह कुशल श्रमिकों के लिए विशेष लाभदायक नहीं है, यानी समय अनुसार मजदूरी में भाई उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो स्किल्ड हैं। स्किल्ड लोग वो होते हैं जिनको अपने काम पर विश्वास, साथ ही साथ अपने काम में उनको महारत हासिल होती है और वो काम के अनुसार अपनी पहचान बनाते हैं। जबकि समय अनुसार मजदूरी में उस लेवल के कर्मचारी देखे जाते हैं जिनको ज़्यादा सीखने या फिर ज़्यादा स्किल्ड पर ज़्यादा ध्यान उनका नहीं रहता है, उनका काम होता है बिल्कुल टाइम पास करना या टाइम निकालना। ठीक, ओवरऑल आप समझ सकते हैं जो समय अनुसार मजदूरी होती है इसमें मजदूरी की राशि निश्चित होती है, फिक्स होती है, जबकि कार्य अनुसार मजदूरी में आपका जितना काम बनेगा उतनी मजदूरी आपकी हो सकती है। ठीक, इसके बाद बात करें निरीक्षण। जो समय अनुसार मजदूरी होती है उसमें निरीक्षण जो है कठोर निरीक्षण होता है, उसकी कठोर निरीक्षण की आवश्यकता भी होती है क्योंकि उसमें बार बार चेक करना पड़ेगा कोई व्यक्ति खाली तो नहीं बैठा है। जबकि कार्य अनुसार मजदूरी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कम जरूरत है क्योंकि जब जी उसमें तो उसका काम बोलेगा, काम बताएगा भाई कितना काम किया कितना नहीं किया। छुट्टियाँ, भाई समय अनुसार मजदूरी में छुट्टी आकर्षण का केंद्र होती है और इसमें छुट्टी आकर्षण का केंद्र नहीं होती है। क्षेत्र, यह प्रणाली अप्रमापित तथा अमापनीय कार्यों के लिए उपयुक्त होती है समय अनुसार जो होती है। और
कार्य की प्रगति या गति की बात करें तो समयानुसार जो मजदूरी होती है उसमें क्या होता है, कार्य की जो प्रगति होती है बहुत धीरे धीरे होती है, और जबकि कार्यानुसार मजदूरी बहुत तेजी से होती है। यानी ये सिंपल सी बात है, आप मजदूरी पे अपना घर बनाएंगे या फिर आप कार्यानुसार जो अपना ठेकर पर अपना घर बनवाते हैं, उनमें दोनों में ये अंतर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है प्रेरणात्मक मजदूरी यानी कि डिफाइन इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। तो इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम को भी आप पढ़ लेना। अब देखिए मैं लास्ट ये जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है परिवेदना, जिसको आप ग्रेवियंस बोलते हैं। ग्रेवियंस क्या होता है, चलिए बात करते हैं। ग्रेवियंस यानी परिवेदना एक प्रकार से एक ऐसा असंतोष है, डिससेटिस्फैक्शन होता है जो उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालता है, यानी प्रोडक्टिविटी पर अपोजिट या इफेक्ट डालता है। कर्मचारियों के असंतोष की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं। देखिए आप यहाँ पर बहुत आपको डीपली पढ़ने के लिए मिलेगा। परिवेदना का जो प्रयोग है सामान्यतः असंतोष यानी डिससेटिस्फैक्शन, शिकायत यानी कि कंप्लेंट, परिवेदना, ग्रेवियंस प्रयोग करने चाहिए। ठीक, मायर्स के अनुसार ये जितने भी शब्द मैंने आपको बोले, डिससेटिस्फैक्शन, कंप्लेंट और आपका ग्रेवियंस, ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, जहाँ हम बात कर रहे हैं असंतोष की, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी कर्मचारी की शांति को भंग करती है, चाहे वह अपनी अशांति के शब्दों में व्यक्त करे या न करे, असंतोष कहलाती है। कोई भी स्थिति, कोई भी बात जो कर्मचारी की शांति को भंग करती है, चाहे वह अपनी अशांति के शब्दों में व्यक्त कर सके या ना कर सके, क्या कहलाती है, असंतोष कहलाती है। शिकायत क्या होती है, शिकायत कहा गया या लिख कर दिया गया वह असंतोष होता है जो पर्यवेक्षक के ध्यान में लाया जाए। शिकायत आप करते हैं यानी अपनी परेशानी को बताते हैं, जबकि जो असंतोष होता है, ठीक है, असंतोष आप अपने मन में भी रख सकते हैं। ठीक, असंतोष को जब आप लिख करके या बता करके अपने पर्यवेक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाती है, शिकायत यानी कि कंप्लेंट कहलाती है। ठीक है, शिकायत जब की जाती है तो उसमें असंतोष का कारण भी दिया जाता है, ऐसे नहीं कि आप किसी भी चीज़ की शिकायत कर देंगे। ठीक है, तो ये परिवेदना है। परिवेदना के क्या कारण हो सकते हैं, तो कर्मचारियों की परिवेदना के 6 भागों में बांटा गया है। जैसे सामान्य कार्यदशाओं में परिवेदना के कारण समय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न होना, कर्मचारी को यदि समय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं होगी तो उसमें असंतोष आएगा। सामग्री की किस्म के संबंध में शिकायत, यानी कि उसका जो मटेरियल का जो क्वालिटी है यदि वो बेकार होगी तो भी असंतोष होगा। और यदि मशीन या उपकरण के संबंध में कोई शिकायत है तो ठीक। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में कोई शिकायत, ये भी क्या है, परिवेदना है कर्मचारी के प्रति। कर्मचारी को जो है ठीक है, कर्मचारी की वरिष्ठता, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से संबंधित परिवेदनाएं के क्या कारण हो सकते हैं, कि जैसे पदोन्नति के संबंध में शिकायत कि भाई बहुत समय हो गया और हमारा अभी प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी असंतोष होगा। दूसरा, ज़बरदस्ती छुट्टी के प्रति शिकायत, ठीक है, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट के प्रति असंतोष व्यक्त करना, तो ये परिवेदनाएं कहलाती हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है दिमाग में, परिवेदना जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, परिवेदना का मतलब असंतोष होता है, ये आपको ध्यान रखना है और मोटा मोटा आप इसको पढ़ भी लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। औद्योगिक क्या विवाद, औद्योगिक विवाद क्या है भाई, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख और मैं प्रस्तुत करता हूँ और फिर अपना आज का इस वीडियो को एंड करता हूँ। साथियों, मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, तो उनका कहना है कि यार थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताइए। तो देखिए बात क्या है ना, इंग्लिश में बताने के लिए पूरा प्रॉपर वे में मुझे इंग्लिश जैसा बोलना पड़ता है। और मैं बात बताऊँ आपको कि मैं जो हूँ ज़्यादातर अपने जो हमारी मातृभाषा है यानी कि हिंदी, इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवाद के बारे में चलिए बात करते हैं। औद्योगिक विवाद से तात्पर्य क्या है, यानी कि आशय, यानी कि जो इसका मीनिंग है
किसी भी संस्था यानी इंस्टीट्यूशन में उत्पन्न होने वाले ऐसे विवाद या मतभेद, यानी विवाद यानी कि डिस्प्यूट्स, मतभेद डिसएग्रीमेंट से है, जो धीरे धीरे बढ़कर औद्योगिक संघर्ष या विवाद का रूप धारण कर लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये याद रखना है आपको, 1947 की सेक्शन 2K के अनुसार औद्योगिक विवाद या संघर्ष से आशय सेवा योजकों एवं संयोजकों के मध्य, श्रमिकों के मध्य या श्रमिकों के मध्य उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद से है, जो किसी भी व्यक्ति के रोजगार या रोजगार की भर्ती या कार्य की दशाओं से संबंधित होता है। और इसमें भी डेली ऑर्डर आया है, तो आपको डेली ऑर्डर ही हमेशा याद रखना है। डेली ऑर्डर तो समझ लो HRM का बाप है। HRM की जहाँ भी बात होगी डेली ऑर्डर आपको लिख के आना कि डेली ऑर्डर के अनुसार, ठीक है भाई। एक बार मैं मोटा मोटा आप इसको पढ़ लेना, औद्योगिक विवाद के जो कारण है इन सबको पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा कि अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और हमारे द्वारा जितना भी आपके द्वारा आपके लिए प्रयास किया जा रहा है उसको यदि आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, तो एक बार सराहना जरूर बनती है। फीडबैक के रूप में आप जो भी अपना लिखना चाहें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल जरूर शेयर करें, जिससे हमारी रीच और बढ़ सके और आने वाले समय में भी हम और अच्छा करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।